नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के डेली करंट अफेयर के वीडियोस में हम 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 105 वर्षों में पहली बार घृति बनर्जी इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। यहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की गई है। इनके द्वारा ये इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। तब से लेकर करीब 105 वर्षों बाद इनकी पहली महिला निदेशक बनी है घृति बनर्जी, उनके बारे में बात की गई है। इसे जो तो कैबिनेट की जो नियुक्त समिति है उनके द्वारा नियुक्त किया गया है घृति बनर्जी को, जो 51 वर्ष की हैं। और अब जो है तो ये वहां के निदेशक के रूप में कार्य करेंगी। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थित हैं और उसमें इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। 1949 से पहले ऐसी स्थिति थी स्थापना के बाद से कि यहां पर जो महिला वैज्ञानिक है उनको भी यहां पर काम करने की इजाजत नहीं थी, या फिर महिला वैज्ञानिकों को ये जियोलॉजिकल सर्वे में काम नहीं करने दिया जाता था, शामिल नहीं होती थी। पर 1949 के बाद महिला साइंटिस्टों को भी अलाउ किया गया, महिला वैज्ञानिक भी यहां काम करने लगी और अब जाकर 2021 में पहली महिला निदेशक यहां पर बनाई गई है। इसके लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला डिपार्टमेंट है वो उसके अंतर्गत आता है। और नियुक्ति जो की गई है वह कैबिनेट की जो समिति है, नियुक्त समिति है, उसके द्वारा इस आयोग के जो है तो निदेशक के रूप में घृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 पारित किया है। यहां पर जो एनसीआर की जो एयर क्वालिटी है वो बार बार खराब होती है। न्यूज में आपने देखा होगा कि ठंडी के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जब किसान वहां पे पराली जलाने लगते हैं हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में। तो क्या होता है कि वहां की क्वालिटी और भी खराब हो जाती है। और दिल्ली की वायु आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिल्ली की वायु दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। तो वहां पर रेगुलेशन के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 बोला गया है। इसमें आसपास के क्षेत्रों को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि वायु जो है एनसीआर की वो आसपास के क्षेत्रों जो खेती वाले क्षेत्र हैं उनसे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हरियाणा में लगी हुई हैं तो उनसे भी इफेक्टेड होती है। तो वहां का भी नियंत्रण करने के लिए और दिल्ली एनसीआर का भी नियंत्रण करने के लिए एक आयोग बनाया गया है। और इस आयोग में क्या किया गया है, ऐसा भी बोला गया है और पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है किसानों को कि उनको प्रॉपर व्यवस्था दी जाएगी पराली के लिए या फिर जो भी कृषि के अवशिष्ट बचते हैं उनको निपटाने के लिए। और किसी भी किसान को इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा वायु प्रदूषण के लिए। यहां पर एक वे उपलब्ध कराया जाएगा या फिर एक नया रास्ता निकाला जाएगा इस आयोग के द्वारा जांच करके या फिर रिकमेंडेशन करके। और किसानों के भी जो प्रतिनिधि होंगे वो भी इस आयोग में सम्मिलित किए जाएंगे। और सरकार ने यह भी बोला है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर इसमें इस पर्यावरण के संरक्षण में सभी को समायोजित विकास होगा, मतलब सबको शामिल करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ कोई भेदभाव होगा या फिर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6780 मेगावाट से 2031 तक 22480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है। यहां पर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, पूरे देश में जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के उनका हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं जो खत्म होने वाले हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनका हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं को ओवरकम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पे बात चल रही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो वहीं पर क्या किया गया है कि भारत में यह बोला गया है, भारत ने यह अनुमान जताया है कि जो हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता है, जिससे हम जो कैपेसिटी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो अभी वह केवल 6780 मेगावाट है, उसको हम 2031 तक बढ़ाकर 22480 मेगावाट करेंगे। तो ये करने के लिए कैसे करेंगे हम, तो अभी भारत में केवल 22 रिएक्टर काम में लगे हुए हैं। अभी 22 रिएक्टर चल रहे हैं, परमाणु रिएक्टर चालू हालत में है। आगे चलकर हम करीब 8000 मेगावाट क्षमता वाले 10 और रिएक्टर स्टार्ट करेंगे जो अभी निर्माणाधीन है, वो आगे आने वाले समय में स्टार्ट हो जाएंगे। और 10 अन्य छोटे रिएक्टर होंगे जिनकी क्षमता 700 मेगावाट होगी। तो इस तरह हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। अब ये जो रिएक्टर हैं ये सब भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। तो इसका नाम जरूर याद रखना है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी ने शपथ ली है। तो ईरान की बात की गई है, तो ईरान में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे जून 2021 में, तो वहां पर इन्हें 62% वोट प्राप्त हुए थे।
इब्राहिम राइसी को, और ये इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होगा। ये हसन रूहानी की जगह लेंगे। हसन रूहानी जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे उनकी ये जगह लेंगे। और ये जो इब्राहिम राइसी है ये यहां पर ईरान के पहले सीजे थे, मतलब चीफ मुख्य न्यायाधीश जो ईरान के थे वो इब्राहिम राइसी वहां के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उससे पहले जो है तो वो यहां के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी यहां पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच में जो 2015 का परमाणु समझौता है उसे अमेरिका चाहता है पुनर्जीवित करना चाहता है, और इसके लिए जो अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत चल रही है, बातचीत करने के प्रयास चल रहे हैं। उसके मध्य ये नए राष्ट्रपति जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो अब ये देखा जाएगा कि मतलब इनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। तो जो भी कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा ईरान की बात करते हैं तो उसकी कैपिटल तेहरान है, मुद्रा ईरानी तोमन है, और इनके राष्ट्रपति अभी चेंज हो गए, इब्राहिम राइसी जी हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। यहां पर हिरोशिमा की बात की गई है। हिरोशिमा आपने नाम सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहां पर परमाणु बम गिरा दिया गया था, उसी जगह पर है। तो 6 अगस्त 1945 को यहां पर परमाणु बम गिरा गया था। तो उसी के प्रतीक के रूप में, उसी की यादगार के रूप में यह भयावह घटना फिर से ना हो, इसी को रिमेंबर करने के लिए यहां पर ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और जो परमाणु बम वहां पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा उसका नाम लिटिल बॉय था। वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। और जो इसका इंपैक्ट है इस एटम बम का तो आज तक भी वहां पर दिखता है। जनरेशंस में जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं, ऐसा कुछ वहां पर हुआ है। और वहां की तत्काल स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ था, करीब 90% आबादी जो हिरोशिमा शहर की थी वह समाप्त हो गई थी इस परमाणु विस्फोट से। पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। यहां पर पश्चिम बंगाल की बात की गई जिन्हें स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्कॉच पुरस्कार की जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनमें 4 पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं पश्चिम बंगाल को। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो योजना है शिल्पा साथी करके जो योजना है, शिल्पा साथी करके जो योजना है उसके लिए इन्हें प्लैटिनम अवार्ड मिला है। और ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो शिल्पा साथी योजना को प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है और ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। बाकी अन्य योजनाओं को भी 2 पुरस्कार उनके द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदान किया गया है। अभी स्कॉच पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कॉच पुरस्कार क्या होता है, तो स्कॉच पुरस्कार एक स्कॉच फाउंडेशन है, उसके द्वारा 2003 में स्टार्ट किया गया था। और ये किसी भी फाउंडेशन के द्वारा, मतलब भारत सरकार से अन्यत्र किसी भी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, वैसे किसी भी फाउंडेशन के द्वारा, किसी गैर सरकारी संगठन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है स्कॉच पुरस्कार। और ये 2-3 क्षेत्रों में बेसिकली दिया जाता है, डिजिटल इकोनॉमी या फिर सोशल, या फिर समाज, जिसको सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में ये दिया जाने वाला पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। जर्मनी आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है। यहां पर जर्मनी की बात की गई है कि जर्मनी ने क्या किया है, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है। और यह सिग्नेचर करने वाला जर्मनी 5वां देश बन गया है। इसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क। सौर ऊर्जा से संबंधित ये एक अलायंस है, संयुक्त राष्ट्र की पहल है। उसमें जो है तो जर्मनी ने इस जो समझौता है या फ्रेमवर्क है उस पर सिग्नेचर किया है। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहां की मुद्रा यूरो है। और यहां के राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर यहां के राष्ट्रपति हैं। आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। अभी आईपीएल इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2021 का, पर क्या हुआ कि उसी टाइम पे कोविड केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और बायो बबल में रहने के बावजूद भी खिलाड़ी संक्रमित होने लगे। तो यहां पर क्या किया गया है कि आईपीएल को बंद कर दिया गया था, जो फिर से अभी स्टार्ट किया जाएगा। 19 सितंबर से यूएई में स्टार्ट किया जाएगा आईपीएल का। जो भी रिमेनिंग मैचेस बचे हुए थे उनके मैचेस अब यूएई में खेले जाएंगे। भारत के रवि कुमार दाहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। यहां पर रवि कुमार जी के बारे में बात किया गया है। रवि कुमार जी ने अभी सेमीफाइनल में बहुत ही रोमांचक मुकाबले में
जीत हासिल की थी। पिछड़ जाने के बाद भी इन्होंने एक स्पेशल दांव के थ्रू, यहां पर चिटपट के थ्रू इन्हें जो तो विजय मिली थी। और ये जो फाइनल में इनका मैच था रसिया के जाबुर युग्वे के साथ जो मैच था वो ये हार गए हैं फाइनल में, तो इन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। इन्हें रजत पदक मिला है और ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस ओलंपिक में भारत का यह 5वां मेडल होगा। टोक्यो ओलंपिक बेल्जियम ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल 3-2 से हराकर पुरुषों के हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। यह बात कर रहा है टोक्यो ओलंपिक में बेल्जियम ने जो हॉकी में गोल्ड मेडल जीत लिया है उसके बारे में बात कर रहा है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी पेनल्टी शूटआउट में, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया को रजत पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडिया को भी मिला है। हम सेमीफाइनल में मैच हार गए थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।